तो आप सभी का दीक्षांत आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शंकर झा एनसीईआरटी के इस विशेष सत्र में सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी में प्रवेश करने जा रहे हैं और नाइन्थ क्लास का जो एनसीईआरटी है इसमें हम लोगों को क्या क्या कवर करना है, कौन कौन से टॉपिक हैं वो आपके सामने है। उस पर हम लोग एक चर्चा कर लेते हैं और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। नाइन्थ क्लास का जो एनसीईआरटी है इसमें ये 6 चैप्टर कह सकते हैं आप, ये 6 टॉपिक दिए हुए हैं जो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड है। पहला जो टॉपिक है उसमें भारत का आकार और स्थिति। तो ये टॉपिक चूंकि हम लोग 6 क्लास के एनसीईआरटी में और प्रीवियस एनसीईआरटी के चैप्टर में हम लोग कर चुके हैं, इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है क्योंकि बार बार चीज़ों का रिपीटेशन होगा। क्योंकि आप वही पढ़ेंगे कि भारत की लंबाई, चौड़ाई, स्थलीय पड़ोसी, समुद्री पड़ोसी कौन कौन है, इसलिए हमने इस टॉपिक को जो है लीव कर दिया है। सेकेंड टॉपिक जो भारत का भौतिक स्वरूप है, इसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और भौतिक स्वरूप के ऊपर जो आज हम लोग चर्चा करेंगे तो वो हो जाएगा, ये कम से कम मान के चले आपकी 2 क्लास जाएगा, क्योंकि भौतिक स्वरूप पर चर्चा करने का अर्थ है कि जो भारत का फिजिकल डिवीजन है इसके हर एक सेगमेंट पर हम लोग जाएंगे। तो ऑब्वियसली ये 2 दिन का क्लास हो जाएगा। फिर भारत का बाह्य तंत्र है, फिर भारत की जलवायु है, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य प्राणी और जनसंख्या। इसमें थोड़े बहुत भारत की जलवायु के बारे में आपने 6 क्लास के एनसीईआरटी में भी अध्ययन किया है और प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी के बारे में भी आपने थोड़ी बहुत जानकारी ले रखी है। इस एनसीईआरटी में हम लोग डिटेल से इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ये 5 टॉपिक जो है या 5 चैप्टर, भारत का भौतिक स्वरूप, भारत का प्रवाह तंत्र, भारत की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी, इन सब के ऊपर जो है सो हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। और जो पॉपुलेशन वाला टॉपिक है, तो पॉपुलेशन वाले टॉपिक के बारे में हम लोग थोड़ा सा पहले भी अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन इसमें भारत के संदर्भ में जनसंख्या और उसकी पॉलिसी से संबंधित जो भी चीज़ें होंगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो भौतिक स्वरूप से आज का क्लास होगा और आप मान के चलिए कि अब से जो आपका टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, ये यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो नाइन्थ क्लास का एनसीईआरटी है और स्टैंडर्ड अब थोड़ा सा धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। जहां मुझे अपने तरफ से इनपुट करना होगा मैं भी वो करते जाऊंगा ताकि आप चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सके। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं आज के क्लास प्रोग्राम में। और सबसे बड़ी बात कि आपका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा वो वही जैसे हम लोग पिछले क्लास में करते आ रहे हैं कि 10, 15, 20 मिनट हम लोग क्लास करेंगे, फिर एक विराम लेंगे, उस विराम में हम आपके चैट को देखेंगे और तब आप जो भी कमेंट करेंगे तो उसमें जो भी आपके प्रश्न होंगे उस प्रश्न का हम डिस्कशन करेंगे। तो जो पहला चैप्टर है इंडियन ज्योग्राफी के 9th क्लास के एनसीईआरटी का, उसमें हम लोग जा रहे हैं। तो जो भारत का भौगोलिक विभाजन है, जो पहला टॉपिक है, इसको हम लोग भारत का प्राकृतिक प्रदेश भी कहते हैं। पहले आप शब्द सबसे परिचित हो जाइए, नेचुरल रीजन भी कहेंगे प्राकृतिक प्रदेश, या इसको हम लोग भूआकृतिक प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, भूआकृतिक प्रदेश भी कहेंगे। तो भारत का जो ज्योग्राफिकल डिवीजन है या भारत को जो प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है वो बेसिकली क्या है कि कुछ आधार पर बांटा गया है। तो भारत को जो 6 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है, उस 6 भौगोलिक प्रदेश में बांटने का आधार क्या है और किस तरीके से उस भौगोलिक प्रदेश का डिमार्केशन है, कहाँ कहाँ पर वो भौगोलिक प्रदेश फैला हुआ है, आप ध्यान से इसको देखिए। तो भारत को जो 6 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया उसमें एक है उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश। इस उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ी को हम लोग शामिल करते हैं। तो उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश है हमारा पहला ज्योग्राफिकल डिवीजन, जिसमें हम लोग हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ी का अध्ययन करते हैं। दूसरा है मध्यवर्ती मैदान, जिसको हम लोग उत्तर का मैदान भी कहते हैं। तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुला किसको कहते हैं ये हम लोग जानते हैं। फिर चौथा है तटीय मैदान, पांचवा है द्वीप समूह और छठा है मरुस्थलीय मैदान। हालांकि जिसके पास ओल्ड एनसीईआरटी होगा उसमें
कहीं पर 5 दिया हुआ है, कहीं पर 4 दिया है, वो भी गलत नहीं है। यहाँ पर हम लोग नए एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, तो 6 ज्योग्राफिकल डिवीजन में चल रहे हैं। पहले जो मरुस्थलीय मैदान है अपने यहाँ, इसको मध्यवर्ती मैदान के साथ ही अध्ययन किया जाता था, लेकिन अब इसको एक अलग भौगोलिक प्राकृतिक प्रदेश के रूप में कर दिया गया है। अब ये जो भारत को 6 भौगोलिक या प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, इसके लिए क्या क्या आधार प्रयोग किए गए हैं? तो एक, भारत के विभिन्न भौगोलिक प्रदेश की जो संरचना अलग है, जो विभिन्न भौगोलिक प्रदेश का उच्चावच अलग है, और जो पूरा जलवायविक प्रभाव है, उन सब के आधार पर वाडिया और चटर्जी जैसे विद्वानों ने भारत को 6 भौगोलिक या प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा है। यानी कि आप इसको इस तरीके से समझिए सिंपल वे में, कि पूरे भारत में क्या है कि रिलीफ एक समान नहीं है। उच्चावच का अर्थ होता है कि गहराई और ऊंचाई, जैसे कि भ्रंश घाटी है, ग्रेवेन होता है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, घाटियां हैं, ये रिलीफ के अंतर्गत आता है। स्ट्रक्चर का अर्थ है स्ट्रक्चर का अर्थ होता है बेसिकली जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर और सैल की संरचना। इन सब के आधार पर भारत को 6 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है, जिसका नाम अभी मैंने आपको बताया है। साथ ही साथ भारत का जो वर्तमान स्वरूप है, ये जो 6 भौगोलिक प्रदेश है, ये 2 प्रकार के बलों का परिणाम है। 2 प्रकार के बल कौन है? इसको वर्तमान रूप देने वाला जो है, एक आंतरिक बल है जो पृथ्वी के अंदरूनी भाग से काम करता है, और दूसरा जो है वो क्या है? बाह्य बल है। बाह्य बल क्या है? तो बाह्य बल के अंतर्गत जो अपर्दन होता है, जो अपक्षय होता है, और जो निक्षेपण, जो हम लोग 6ठी क्लास के एनसीईआरटी में कर चुके हैं। खासकर जो प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत पर जो हमें स्थलाकृतियां प्रेजेंट समय में मिलती है, वो स्थलाकृतियां बाह्य बल के प्रभाव से अधिक प्रभावित है, या हम कह सकते हैं उन्हीं का परिणाम है। क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत है, अभी हम डायग्राम बना के आपको दिखाएंगे, ये एक स्टेबल लैंड मास माना जा रहा था। एक अभी भी मानते हैं एक स्टेबल लैंड मास है, जिसमें बहुत अधिक टेक्टोनिक चेंजिंग संभव नहीं है। टेक्टोनिक चेंजिंग अर्थ होता है विवर्तनिक परिवर्तन संभव नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे पिछले कुछ वर्षों में भूकंप हुए हैं, जैसे महाराष्ट्र में कोयना का भूकंप हुआ था, लातूर अर्थक्वेक हुआ था, और गुजरात का भुज भूकंप। ये ऐसे कुछ विनाशकारी भूकंप हुए जो इस कॉन्सेप्ट को बदलने के लिए अब मजबूर कर रहा है कि हम पेनिनसुलर इंडिया को स्टेबल लैंड मास माने, टेक्टोनिक रहित माने, या टेक्टोनिक घटनाओं से युक्त माने। फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत है वो विवर्तनिक घटनाओं से रहित है, यानी कि बहुत बड़े चेंजिंग इसमें होने वाले नहीं है। तो जब नीचे से कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, तो इसका अर्थ है कि अभी जिस पर हमें कुछ पहाड़ियां मिलती है, कुछ पठार मिलते हैं, कुछ जो भ्रंश का एरिया मिलता है, तो ये पर्वत पठार पर अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण के परिणाम अधिक परिलक्षित होते हैं। तो इन्हीं का परिणाम है भारत के ये जो 6 भौगोलिक प्रदेश हैं वो। उसमें 6 भौगोलिक प्रदेश को जब हम भारत के मानचित्र पर देखते हैं, तो कुछ ये इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं। ये जो डॉटेड डॉटेड एरिया है, इसको हम लोग कहते हैं उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश, जिसको अभी हम कलर कर रहे हैं। तो उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हिमालय और कौन शामिल है, इसमें हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियां शामिल है। ये एरिया जो हो जाएगा, इसमें शामिल है हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियां। दूसरा जो एरिया हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली एक तरीके से मध्यवर्ती मैदान का ये एरिया हो जाएगा। ये एरिया हो जाएगा, ये इसको हम लोग कहते हैं, यहाँ पर एक तरीके से आप इसको कर लो, तो ये जो बीच का एरिया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मध्यवर्ती मैदान कहते हैं, या उत्तर भारत का मैदान कहते हैं। जो डायगोनल लाइन है, जो लगभग रिवर्स ट्रायंगल के समान का एरिया है, जिसमें हम ग्रीन कलर करने जा रहे हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीप का अर्थ होता है वह भूखंड जो 3 तरफ से जल से घिरा है, और एक तरफ से सागर से 3 तरफ से सागर से घिरा है, और एक तरफ से स्थल से जुड़ा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है। और फिर
तो ये जो ग्रीन कलर वाला हो गया प्रायद्वीप है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो एरिया है इसको हम लोग कहेंगे उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश, माउंटेनियस रीजन कहते हैं, उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरावली है, और इसके पश्चिम का जो ये एरिया हो जाएगा इसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर मरुस्थलीय मैदान कहेंगे, या इसको हम लोग मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में जानते हैं। ये जो हो जाएगा इसको हम लोग कहते हैं पश्चिम तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहेंगे, पश्चिम तटीय मैदान है ये, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहेंगे। और यहाँ से ये जो एरिया है इसको हम लोग कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान कहेंगे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से ये जाना जाता है। ये जो कुछ द्वीपों के समूह है ये हो जाएंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये अंडमान और निकोबार आइलैंड है, और ये जो है हमारा लक्षद्वीप समूह है। तो इस तरीके से भारत को 6 फिजिकल डिवीजन में बांटा जाता है, ये आप ध्यान से रखेंगे। अब आप ध्यान से सुनिए। पहला है उत्तर पूर्व का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हम लोग हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ी का अध्ययन करते हैं। इस क्षेत्र का जो विस्तार हो जाएगा लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, कुछ पश्चिम बंगाल का भी एरिया होगा, अरुणाचल, और पूर्वांचल की पहाड़ी जो है हिमालय का ही दक्षिणतम विस्तार माना जाता है। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में पूर्वांचल की पहाड़ी का विस्तार है। उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश और प्रायद्वीपीय भारत के बीच का जो एरिया है इसको ग्रेट प्लेन कहते हैं, या ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये जो मध्यवर्ती मैदान है इसका जो विस्तार हो जाएगा पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में पंजाब तक हो जाएगा। तो असम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, झारखंड का भी कुछ एरिया, यूपी, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब तथा उत्तराखंड का जो कुछ दक्षिणी भाग का एरिया है वो भी इस मध्यवर्ती मैदान के अंतर्गत आता है। बीच में जिसमें आप ग्रीन कलर देख रहे हैं ये पेनिनसुलर इंडिया है। तो पेनिनसुलर इंडिया का जो विस्तार हो जाएगा वो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गुजरात का भी जो काठियावाड़ प्रायद्वीप का एरिया है वहां पर हो जाएगा। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ग्रीन कलर है, ये मेघालय पठार को व्यक्त करता है। मेघालय पठार भी जो है इसका पार्ट है। ठीक है, तीसरा, चौथा जो हमारे यहाँ तटीय प्रदेश है, जो भौगोलिक रीजन है वो तटीय मैदान है। तो हमारे यहाँ 2 तटीय मैदान है। एक पूर्वी तटीय मैदान है जो बंगाल डेल्टा से शुरू होकर कन्याकुमारी तक है, ये बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट पर्वत के बीच है। और दूसरा तटीय मैदान है जिसको पश्चिम तटीय मैदान कहते हैं, जो ताप्ती नदी से शुरू होकर कन्याकुमारी तक है, अरब सागर और पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है। इसका भी उप विभाजन होगा जब आपको आगे लिए चलेंगे। फिर हमारे यहाँ द्वीप समूह है। तो एक बंगाल की खाड़ी में जो मुख्य द्वीप समूह है वो अंडमान निकोबार है, और अरब सागर में जो मुख्य द्वीप समूह है वो लक्षद्वीप समूह है। जो छठा भौगोलिक प्रदेश है वो अरावली के पश्चिम में है, जो शुष्क प्रदेश है, मरुस्थलीय रीजन है वो है। तो ये 6 भौगोलिक प्रदेश और इसका जो विस्तार है इस तरीके से है। अब इसमें जो कुछ भौगोलिक प्रदेश हैं इनके उत्पत्ति के बारे में आप जान लीजिए। तो उत्तर पूर्व का जो पर्वतीय प्रदेश है इसमें कौन कौन आता है और किस तरीके से आता है। तो अभी हमने आपको बताया कि हिमालय और पूर्वांचल की पहाड़ियां आती है, इसका विस्तार आप जान गए। क्षेत्रफल जो है लगभग उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश का 5 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास का एरिया है। लंबाई इसकी जो है 2400 किलोमीटर के आसपास है, और चौड़ाई डिफरेंट है। वैसे आप देखोगे उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश को इस तरीके से आप यदि इनलॉक्ड कर लें तो ये एरिया हो जाएगा। नॉर्मली आपको याद रखना है कि अरुणाचल के पास हिमालय के कुल जो चौड़ाई हैं ये लगभग 125 किलोमीटर के आसपास है, और पश्चिम में ये चौड़ाई 400 किलोमीटर से भी अधिक है। इस तरीके से ये एक फैला हुआ माउंटेन रेंज है जिसमें हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो ये है चौड़ाई। नॉर्मली कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये याद रखना है कि पूर्व में चौड़ाई कम है और पश्चिम में जो है वो चौड़ाई क्या है, अधिक है, उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश का।
ये जो उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेश है, इसकी उत्पत्ति की व्याख्या जो होती है वो किससे होती है? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से होती है। प्लेट विवर्तनिकी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से होती है। प्लेट विवर्तनिकी आपको पिछले क्लास में इस सब के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्लेट क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, हालांकि पिछले क्लास में इसकी चर्चा हुई है, आपको यदि याद हो तो। जिस धरातल पर हम लोग हैं 0 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर के थिकनेस का जो एरिया है ये क्या कहलाता है? स्थल मंडल कहलाता है। 0 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर के थिकनेस का जो एरिया है इसको क्या कहते हैं? हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। ये जो हमारा स्थल मंडल है यही कई लार्जर और कई छोटे प्लेटों में विभाजित है। स्थल मंडल हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि 7 लार्जर प्लेट में और कई सारे छोटे प्लेटों में विभाजित है। ये सभी प्लेटें क्या है जो स्थल मंडलीय लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये सभी प्लेटें मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में संवहन तरंग के प्रभाव से। और प्लेटों के मूवमेंट से प्लेट की 3 प्रकार की सीमाएं बनती है। कितने प्रकार की सीमाएं बनती है? 3 प्रकार की सीमाएं, बाउंड्री ऑफ प्लेट कहते हैं हम इसे। 3 प्रकार की सीमाएं बनती है। इसमें एक सीमाएं होती है प्लेट की जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी सीमा कहते हैं। अपसारी सीमा, अपसारी सीमा को इंग्लिश में डाइवर्जेंट मार्जिन कहते हैं, अपसारी। दूसरी जो सीमाएं होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्जेंट मार्जिन कहते हैं। और तीसरी जो सीमाएं होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? संरक्षित सीमांत कहते हैं, या संरक्षित सीमा कहते हैं, ट्रांसफॉर्म मार्जिन कहते हैं। अपसारी सीमांत को हम लोग जो है ना निर्माणकारी सीमांत के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो अपसारी सीमांत को हम लोग निर्माणकारी यानी कि इसको कंस्ट्रक्टिव सीमांत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको निर्माणकारी भी कहते हैं और इसको हम लोग जो है विनाशकारी सीमांत कहते हैं, विनाशकारी। अपसारी सीमांत में क्या होता है कि संवहन तरंग के प्रभाव से 2 प्लेटें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। तनावमूलक बल के प्रभाव से 2 प्लेटें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, तो इसको अपसारी सीमांत। विनाशकारी सीमांत में होता है कि 2 प्लेटें एक दूसरे के तरफ आती है और आपस में कोलिजन करते हैं, इसको विनाशकारी सीमांत कहते हैं। और संरक्षित सीमांत होता है कि इसमें 2 प्लेटें एक दूसरे की सीमा के सहारे समानांतर रूप से या आगे पीछे गति करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? संरक्षित सीमांत कहते हैं, संरक्षित सीमांत। तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है ये अभिसारी सीमांत के सहारे प्रूफ होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे? तो हिमालय के बनने से पहले सबसे पहले आप जानिए कि आज जो महाद्वीप हैं वो सभी पहले क्या थे? एक यूनाइट कॉन्टिनेंट के रूप में थे, जिसको हम लोग क्या कहते थे? पैंजिया कहते थे। तो इसको आप मान लीजिए कि ये क्या है? पैंजिया है। और इस पैंजिया के चारों तरफ एक महासागर हुआ करता था जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पेंथलासा कहते हैं। ये एक पैंथलासा और ये क्या हो जाएगा? पैंजिया। वैसे हमने समझने के लिए इस तरीके से डायग्राम बनाया है, हालांकि पैंजिया बिल्कुल इस तरीके से सर्कुलर नहीं था। तो आज जो 7 महाद्वीप और 4 बड़े महासागर हैं, तो खासकर ये 7 महाद्वीप यूनाइट कॉन्टिनेंट के रूप में थे इन पास्ट। द यूनाइट कॉन्टिनेंट इज कॉल्ड पैंजिया एंड पैंजिया बाउंडेड बाय या सराउंडेड बाय ए सी इज कॉल्ड पैंथलासा। लेटर काल में क्या होता है कि ये पैंजिया 2 भागों में ब्रेक होता है। पैंजिया क्या होता है? 2 भागों में बट जाता है। और पैंजिया के 2 भागों में बंटने से क्या होता है कि बीच में एक जियोसिंक्लाइन अस्तित्व में आ जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेथिस महासागर कहते हैं, इसको टेथिस महासागर। टेथिस के उत्तर का जो पैंजिया का पार्ट है ये क्या कहलाया? अंगारा लैंड। ये क्या कहलाया? अंगारा लैंड। और इसके दक्षिण का ये जो भाग है इसको हम लोग क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड कहते हैं, गोंडवाना लैंड।
ये जो गोंडवाना लैंड है आज, इसमें कौन कौन सा एरिया हो जाएगा, तो साउथ अमेरिका महाद्वीप है, दूसरा इसमें अफ्रीका शामिल है, तीसरा इसमें जो पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत है, वो शामिल हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा, अंटार्कटिका हो जाएगा, और अंगारा लैंड में हो जाएगा जैसे नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, और यूरोप के साथ साथ एशिया का जो पार्ट हो जाएगा कुछ, वो इसमें शामिल है। तो आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहां पर पहले क्या होता था, टेथिस महासागर होता था, टेथिस भूसन्नति या टेथिस जियोसिंक्लाइन के नाम से भी इसको जानते हैं। कालांतर में क्या हुआ कि ये जो गोंडवाना लैंड का भाग है ये भी आपस में ब्रेक होता है, और गोंडवाना लैंड के भूखंड में आपस में ब्रेक होने से क्या होता है कि प्रायद्वीपीय भारत जो बिल्कुल आज से लगभग आप मान के चलो कि 120 लाख वर्ष पहले या 120 मिलियन वर्ष कह सकते हो आप, वो कहां पर था, तो 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर था, अफ्रीका के डरबन नगर के पास, और यहां से ये मूव करता है, और मूव करने के बाद क्या होता है कि यह यूरेशियन या तिब्बतन प्लेट से कोलाइड करता है। तो यूरेशियन या तिब्बतन प्लेट से कोलाइड करने के कारण क्या होता है कि टेथिस महासागर जो एक भूसन्नति के रूप में था, इसके जो सेडिमेंट थे वे क्या होके फोल्ड होकर एक माउंटेन का रूप धारण कर लिया, जिसको आज हम लोग हिमालय के नाम से जानते हैं। इस तरीके से ये है, और इसके इधर का जो एरिया हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, इसको हम लोग कहेंगे तिब्बत पठार, कहेंगे तिब्बत पठार। आप एक बार फिर से इसको ध्यान से सुन लो और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हिमालय की उत्पत्ति की जो व्याख्या होती है वो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से होती है। सिंपल वे में आप समझिए इसको, ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन 9th क्लास के एनसीईआरटी में जितना दिया उससे भी हम आपको ज्यादा बता रहे हैं ताकि आप चीजों को समझ सकें। तो सबसे पहले एक पैंजिया, पैंजिया चारों ओर एक महासागर से घिरा हुआ था, दैट वाज कॉल्ड पैंथलासा। लेटर काल में क्या होता है कि पैंजिया ब्रेक होता है, और पैंजिया के ब्रेक होने से दो भूखंड बनते हैं, बीच में एक जियोसिंक्लाइन आता है जिसको टेथिस महासागर कहते हैं। टेथिस के उत्तर में जो पैंजिया का पार्ट था उसको अंगारा लैंड, और दक्षिण का जो पार्ट है वो गोंडवाना लैंड। आज का अंगारा लैंड में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया यानी तिब्बत पठार, चीन सब का एरिया, रूस, और जो ग्रीनलैंड हो जाएगा वो हो जाएगा, और गोंडवाना लैंड में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये भी ब्रेक होते हैं। और ब्रेक होने के बाद जो इंडियन प्लेट लगभग 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर था, ये मूव करता है उत्तर पूर्व की ओर, और इसके मूव करने से क्या होता है कि इंडियन प्लेट और तिब्बतन पठार या यूरेशियन पठार के बीच जो ये टेथिस जियोसिंक्लाइन था, इसी को आप मानेंगे, इस पर दबाव मूलक बल पड़ा, और इस दबाव मूलक बल पड़ने के कारण टेथिस जियोसिंक्लाइन के जो सेडिमेंट थे, अवसाद थे, वो धीरे धीरे फोल्ड होकर बाहर आने लगा, ऊपर उठने लगा, और इससे हिमालय की उत्पत्ति हुई है। जियोसिंक्लाइन जो होता है इसको, जिसको आप टेथिस महासागर कहते हो, वो एक प्रकार की भूसन्नति है, टेक्निकल शब्द में यदि हम लोग कहें तो। टेक्निकल शब्द में जियोसिंक्लाइन का अर्थ होता है कि ये एक पहले इसकी विशेषता होती है कि इसकी चौड़ाई कम होती है जियोसिंक्लाइन की, ये काफी लंबा होता है, नैरो होते हैं, इसकी चौड़ाई कम होती है। तीसरा क्या होता है, इसके ऊपर में छिछले जल होते हैं और उस छिछले जल के नीचे अवसाद भरे होते हैं, तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता क्या होती है कि जो जियोसिंक्लाइन होता है वो दो भूखंड के बीच होता है, उस दो भूखंड को हम लोग क्रेटाउन कहते हैं। क्रेटाउन का जो अग्रवर्ती भाग होता है उसको फोरलैंड कहते हैं। तो ये है, अब मान लो कि जब इंडियन प्लेट आगे बढ़ेगा, तिब्बती प्लेट या यूरेशियन प्लेट के नीचे जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि इस जियोसिंक्लाइन पर दबाव पड़ना शुरू होगा, प्रेशर पड़ेगा, और जैसे जैसे प्रेशर पड़ेगा वैसे वैसे जो टेथिस जियोसिंक्लाइन का सेडिमेंट था वो धीरे धीरे फोल्ड होकर ऊपर उठा है, जिससे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। क्लियर है यहां तक सभी का? कोई डाउट तो आप पूछ सकते हो। हिमालय का वर्गीकरण और विभाजन।
यहाँ तक सभी का क्लियर है? इसमें तो कोई ऐसा है नहीं जो आपको नहीं समझ में आएगा। ओके। अब देखो, हिमालय का जो विभाजन है, एक होता है इसका विभाजन जिसको आप कहते हो लंबनत विभाजन। लंबनत योजना कहेंगे या लंबनत विभाजन कहेंगे, लंबनत योजना। लंबनत योजना का अर्थ है कि उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो, ठीक है, बिल्कुल हिमालय की ऊंचाई अभी भी प्लेट टेक्टोनिक के हिसाब से। और दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन, प्रादेशिक विभाजन, ठीक है। ये दो तरीके से हैं। प्रादेशिक विभाजन का अर्थ है कि पश्चिम से पूर्व जाए या पूर्व से पश्चिम की ओर आए तो हिमालय में किस तरीके से हमें मिलता है, ये ध्यान में रखना है। लंबनत योजना में इस एनसीईआरटी में 3 प्रदेश के बारे में दिया हुआ है। एक दिया हुआ है महान हिमालय के बारे में, महान हिमालय हो जाएगा जिसको हम लोग ग्रेटर हिमालय कहते हैं। दूसरा हो जाएगा आंतरिक हिमालय या मध्य हिमालय, आंतरिक, मध्य या आंतरिक हिमालय, मध्य या क्या हो जाएगा आंतरिक हिमालय, ये दूसरा हो जाएगा। और तीसरा जो हो जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, शिवालिक हिमालय कहेंगे, शिवालिक। तो इस एनसीईआरटी के हिसाब से हिमालय के 3 डिवीजन के बारे में इसमें आपको दिया हुआ है। इसका अर्थ ये हुआ लंबनत योजना का कि आप हिमालय में उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, ग्रेटर हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक मिलेगा। और प्रादेशिक विभाजन जो है ये बेसिकली क्या है, नदियों के गर्त के आधार पर, दो नदियों के मध्य, नदियों के गर्त के आधार पर, नदियों के गर्त के आधार पर, तो नदियों के गर्त के आधार पर जो इसका विभाजन किया गया है उसमें ये 4 प्रदेश में रखे गए हैं। एक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय कहते हैं। दूसरा जो इसके आधार पर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय कहते हैं। तीसरा जो इसके आधार पर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय कहते हैं, नेपाल हिमालय। और चौथा जो इसके आधार पर है इसको हम लोग क्या कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं, असम हिमालय। इसमें जो पंजाब हिमालय है ये 2 नदियों के बीच है। एक किसके बीच है, तो सिंधु और सतलज के बीच है, सिंधु और सतलज। इसका हम आपको डायग्राम बना के भी दिखाएंगे, सिंधु सतलज के बीच। ये जो है सतलज और काली नदी के बीच है, सतलज और काली नदी के बीच का एरिया है। नेपाल हिमालय जो है ये काली और तिस्ता नदी के बीच का एरिया है। किसके बीच का एरिया है, काली और तिस्ता। और असम हिमालय जो है ये तिस्ता और दिहंग या ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का है। और बड़े तौर पर जाएंगे तो इसमें एक और हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे पूर्वांचल हिमालय। हालांकि पूर्वांचल पर इसमें हम चर्चा करेंगे। तो हिमालय का जब हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो लंबनत योजना करता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे तो सबसे पहले महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय मिलेगा। और जब प्रादेशिक वर्गीकरण करेंगे तो पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो पंजाब हिमालय जो सिंधु और सतलज के बीच है, कुमाऊं हिमालय जो सतलज और काली के बीच है, नेपाल हिमालय जो काली और तिस्ता के बीच है, और असम हिमालय जो तिस्ता और दिहांग के बीच है। तो अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले लंबनत योजना को जानते हैं और फिर हम आपको लिए चलेंगे। तो महान हिमालय जो है बेसिकली आप इस डायग्राम पर भी समझो, यहाँ पर इस तरीके से हम चलेंगे तो ये महान हिमालय का एरिया हो जाएगा। यहाँ पर एक माउंटेन रेंज है, माउंटेन पिक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नामचा बारबा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नामचा बारबा। और बिल्कुल यहाँ पर भी एक माउंटेन पिक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नंगा माउंटेन कहते हैं या नंगा पर्वत कहते हैं। तो ये जो रेंज हो जाएगा ये कौन सा रेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर हिमालय का है। ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में आप आ जाओगे तो फिर एक रेंज मिल जाएगा जिसको आंतरिक हिमालय या मिडिल हिमालय के नाम से जानेंगे। और इसके भी दक्षिण में आप आ जाएंगे तो फिर एक रेंज मिल जाएगा जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं।
तो जो ग्रेटर हिमालय का रेंज है ये पश्चिम में नंगा पर्वत से लेके पूर्व में नामचा बारवा तक इसका विस्तार है। और नामचा बारवा तक जो इसकी लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। ग्रेटर हिमालय की औसत चौड़ाई जो है वो 25 किलोमीटर और औसत ऊंचाई जो है 6000 मीटर के आसपास है। कहीं कहीं पर जो है ना, कहीं कहीं पर जो है सो ये आप मान के चलें कि 6100 मीटर भी लिखा हुआ है, ये है। ग्रेटर हिमालय का ये जो रेंज है नंगा पर्वत से नामचा बारवा तक, बेसिकली हम लोग इसे हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। हम हिमाद्री से क्यों कहते हैं? हिमाद्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी अधिकांश पर्वत चोटियां बर्फ से, हिम से ढकी रहती है, इसलिए हम इसे हिमाद्री कहते हैं। और इसका जो आंतरिक भाग है वो बेसिकली ग्रेनाइटिक रॉक से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ग्रेनाइटिक रॉक से बना हुआ है। संसार की हाईएस्ट माउंटेन पिक सब इसमें मिलती है ग्रेटर हिमालय के रेंज में। तो माउंट एवरेस्ट मिलता है जो नेपाल में है, हाइट। कंचनजंगा इंडिया भारत के सिक्किम राज्य में, मकालू नेपाल में, धौलागिरी भी नेपाल में, नंगा पर्वत इंडिया में जो आपके सामने मैप पर है, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है इंडिया में, कामेत इंडिया उत्तराखंड में, नामचा बारवा अरुणाचल और तिब्बत की सीमा जो है वहां पर है, और कुरला मांदता जो है ये नेपाल में। ये सभी वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन पीक हैं जो इसी ग्रेटर हिमालय के रेंज में अवस्थित है। तो कई बार आपको अरेंज करने के लिए भी दे दिया जाएगा, तो इसको ध्यान से याद रखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, इस तरीके से अरेंज करने के लिए भी आ सकता है, हाईएस्ट माउंटेन पिक से क्रम देने के लिए। और मैच करने के लिए भी आ सकता है भारत के स्टेट और सामने में ये, और एक तो नेपाल है, इसे बृहद हिमालय के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका ग्रेटर हिमालय का हो जाएगा। और लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल में जो आपको बताए हैं, तो सबसे उत्तर में ये ग्रेटर हिमालय, उसके दक्षिण में मध्य हिमालय, और उसके भी दक्षिण में क्या हो जाएगा? शिवालिक हिमालय का एरिया है। ये माउंटेन पिक को यदि आप दर्शा सकें तो बिल्कुल यही है। आप इसको, ये क्या हो जाएगा? ये नामचा बारवा है, ये नामचा बारवा, ये कंचनजंगा, ये मकालू, ये माउंट एवरेस्ट। इस तरीके से ये अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, धौलागिरी, गुरु मंधाता, फिर जो है सो नंदा देवी, फिर इस तरीके से यहाँ पर जो जाएगा नंगा पर्वत। तो आप इसको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इस माउंटेन पिक को पश्चिम से पूर्व की ओर या पूर्व से पश्चिम की ओर अरेंज कीजिए जो ग्रेटर हिमालय में अवस्थित है। ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा मध्य हिमालय। तो मध्य हिमालय जो हो जाएगा, बेसिकली इसको हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्रेटर हिमालय, और इस पिक को हम लोग मान लेते हैं, इसको क्या मान लेंगे? इसको मध्य हिमालय का रेंज मान लेंगे, मध्य हिमालय। तो जो मध्य हिमालय है इसकी चौड़ाई जो हो जाएगी वो कितने किलोमीटर है? 50 किलोमीटर। लेकिन ऑल ओवर आपको कॉन्सेप्ट के तरह ये ध्यान में रखना है कि ऑल ओवर हिमालय का कोई भी जो रेंज हो जाएगा वो कहाँ पर होगा? पश्चिम में उसकी चौड़ाई अधिक है, और पूर्व में जैसे जैसे जाएंगे उसकी चौड़ाई क्या होते जाती है? कम होते जाती है। लंबाई जो है इसकी भी लगभग 2400 किलोमीटर, और मध्य हिमालय की जो ऊंचाई है वो 3700 से लेके 4500 मीटर तक का पिक हमें मिलता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब है संरचना। ये जो मध्य हिमालय है ये अवसादी और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है, यानी कि इसमें कुछ मेटामॉर्फिक रॉक है, और इसका जो ऊपरी भाग है वो सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, जिसमें चूना पत्थर, क्वार्ट्ज और ये प्रमुख श्रृंखला कौन कौन सी है? तो ये जो मध्य हिमालय की श्रृंखला है इसको जम्मू कश्मीर में हम लोग पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। और ये जो पीर पंजाल है जम्मू कश्मीर और लद्दाख डिवीजन में, ये बेसिकली मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। इसके अलावा पीर पंजाब के अलावा जो धौलाधर श्रेणी है, धौलाधर जो हिमाचल में मिलता है, ये भी क्या हो जाएगा? फिर इसी का भाग है।
और धौलाधर के बाद ये महाभारत श्रेणी भी इसी का भाग है, महाभारत श्रेणी। और महाभारत श्रेणी के जो है वो बेसिकली कहाँ पर हो जाएगा, नेपाल में ये चला जाता है। तो पीर पांजाल, धौलाधर, महाभारत श्रेणी मध्य हिमालय के ही भाग माने जाते हैं। और यहाँ पर क्या है कि आप ध्यान से देखना कि जो ये ग्रेटर हिमालय है, इस तरीके से ध्यान से मैप पर ग्रेटर हिमालय और ये जो मिडिल हिमालय है, इस ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच का जो एरिया है, इसमें कई सारी जो है घाटियां अवस्थित है, वैली अवस्थित है, घाटियां अवस्थित है, ठीक है। तो ये जो ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय के बीच यहाँ पर कई सारी घाटियां अवस्थित है। इस घाटी ये जो है ना, ये घाटियां किस प्रकार की है, तो एक प्रकार की लॉन्गिट्यूडनल वैली है। किस प्रकार की वैली है ये, लॉन्गिट्यूडनल, जिसको हम लोग अनुदैर्ध्य घाटी कहते हैं। ये जो लॉन्गिट्यूडनल घाटियां हैं, जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर घाटी है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल, स्पीति, मनाली, ये जितनी भी वैलियां हैं वो बेसिकली ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय के बीच की जो टेक्टोनिक वैली का एरिया है उसी के बीच है। तो ये ग्रेटर हिमालय है, ये मध्य हिमालय है, इसके बीच है। तो किस प्रकार की घाटी है ये, लॉन्गिट्यूडनल वैली है। और किस किस का एग्जाम्पल लिया है, तो एग्जाम्पल याद रखना है कि कश्मीर घाटी है और हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा है, कुल्लू है, वो इसके बीच अवस्थित एक घाटी का क्षेत्र है। नेक्स्ट हो जाएगा शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय जो है ना, बड़े तौर पर देखेंगे तो पाकिस्तान में पोतवार पठार से शुरू होता है और सिक्किम और पश्चिम बंगाल में शिवालिक हिमालय लगभग एब्सेंट है, ये ध्यान में रखेंगे। इस तरीके से शिवालिक का रेंज हो जाएगा, ये इस तरीके से पाकिस्तान में पोतवार पठार से पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बीच जो है वो शिवालिक क्या है, वो एब्सेंट है। और इसीलिए हमें यहाँ पर क्या मिलता है कि द्वार का क्षेत्र मिलता है, जो अभी आपको चर्चा में। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय जो है बेसिकली द्वितीयक अवसाद से निर्मित है। द्वितीयक अवसाद कहने का अर्थ है कि ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय के बनने के बहुत बाद बना है। तो उसके बाद जो नदियां मैदानों की ओर आती थी, उनके द्वारा जो सेडिमेंट लाया गया, जो टेथिस जियोसिंक्लाइन में जमा हो रहा था, उससे ये बना हुआ है। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, द्वितीयक अवसाद से कहते हैं। पूरी तरीके से ये द्वितीयक अवसाद से बना हुआ। लंबाई लगभग इसका भी ऑल ओवर आप मानेंगे 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, यानी कि पूर्व में कम होगा, पश्चिम इसकी चौड़ाई अधिक, ऊंचाई 900 से 1500 मीटर, संरचना अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। और जिस तरीके से ग्रेटर हिमालय और मध्य हिमालय के बीच कई घाटियां मिली थी, उसी तरीके से मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच भी कई घाटियां मिलती। यदि इसको शिवालिक मानते हैं तो समझने के लिए आप इसे मान लीजिए मिडिल हिमालय। तो मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच भी कई सारी अनुदैर्ध्य घाटियां मिलती है। कौन सी घाटी मिलती है, लॉन्गिट्यूडिनल अनुदैर्ध्य घाटियां मिलती है। और ये जो लॉन्गिट्यूडिनल घाटियां, इसको पश्चिम में क्या कहा जाता है, वेस्ट में इसको दून कहा जाता है, दून घाटी कहते हैं। यानी कि मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच जो टेक्टोनिक वैली अवस्थित है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दून घाटी कहते हैं। जैसे देहरादून है, हरिके दून है, पाटली दून है, जम्मू दून है, पठानी दून है, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ दून वैली। हरिद्वार में द्वार शब्द आता है, तो आप ये मत समझेंगे कि वो द्वार है, बेसिकली वो द्वार शब्द है, लेकिन टेक्निकली वो पश्चिम में है। तो हरिद्वार भी दून वैली का ही एग्जाम्पल माना जाता है। तो ये दोनों इसके बीच है। और शिवालिक हिमालय का हम लोग बाहरी हिमालय भी कहते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि सबसे लास्ट में और हिमालय की सबसे दक्षिणतम है, इसलिए इसको बाहरी हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अब जो हिमालय का लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल है, सबसे उत्तर में जब आएंगे तो आपको क्युनलुन माउंटेन मिलेगा। क्युनलुन माउंटेन के दक्षिण में आएंगे तो तारिम बेसिन, तारिम बेसिन के दक्षिण में आएंगे तो तिब्बत का पठार, तिब्बत पठार के दक्षिण में आएंगे तो कैलाश रेंज,
कैलाश रेंज के दक्षिण में आएंगे तो ब्रह्मपुत्र वैली, यानी कि जहां से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। ब्रह्मपुत्र वैली के दक्षिण में आ जाएंगे तो लद्दाख रेंज, लद्दाख रेंज के दक्षिण में आ जाएंगे तो ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय के दक्षिण में आ जाएंगे तो एमसीटी का एक एरिया है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहते हैं। यही एमसीटी का जो क्षेत्र है ये बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वैली का एरिया है। यही क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वैली का एरिया है, जिसमें आपको बताया कि कश्मीर में कश्मीर घाटी है, और जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, लाहौल ये सब है। फिर मिडिल हिमालय या लेजर हिमालय आ जाएगा, और फिर एमबीटी आ जाएगा। एमबीटी को मेन बाउंड्री फॉल्ट कहते हैं। और यही जो शिवालिक और बाह्य मध्य हिमालय के बीच का एरिया है, इसी में हमें कौन सी घाटी मिलती है, पश्चिम में दून घाटी मिलती है और पूर्व में द्वार घाटी। जैसे देहरादून, हरिद्वार, जम्मू दून, पठानी दून, नालागढ़ दून, हरिके दून, दे ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ दून वैली एंड इट सिचुएटेड बिटवीन शिवालिक हिमालय एंड मिडिल हिमालय। और शिवालिक के दक्षिण में आते हैं तो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है, और उसके भी दक्षिण में आ जाएंगे तो उत्तर का महान मैदान या ग्रेट मैदान है। ये प्रोफाइल आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, तो लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल आप अच्छे से समझ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है प्रादेशिक वर्गीकरण। तो प्रादेशिक वर्गीकरण जो है ना, नदी गर्त के आधार पर किया गया है, जिसमें हिमालय को 4 प्रदेश में रखा गया है। पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। इसको इस डायग्राम पर आप देखोगे तो बेसिकली ये जो एरिया हो जाएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, पंजाब हिमालय है। ये जो सतलज और सिंधु के बीच है, ये जो हिमालय का एरिया हो जाएगा इसको हम लोग बेसिकली क्या कहेंगे, कुमाऊं हिमालय कहेंगे। ये कुमाऊं हिमालय है। ये जो एरिया हो जाएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये नेपाल हिमालय का एरिया है, जो काली और तिस्ता के बीच है। और इसको हम लोग क्या कहेंगे, असम हिमालय कहते हैं। ये असम हिमालय। तो कई बार स्टेट पीसीएस में ये आपसे डायरेक्ट आ जाएगा मैच करने के लिए, ये आप ध्यान में रखेंगे कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच है, से सिंधु और सतलज के बीच। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली, उत्तराखंड और एक तरीके से नेपाल की सीमा के पास एक काली नदी प्रवाहित होती है, उसके बीच कुमाऊं हिमालय। फिर काली और तिस्ता जो सिक्किम से निकलती है और अब ब्रह्मपुत्र के सहायक के रूप में प्रवाहित होती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। और असम हिमालय हो जाएगा जो तिस्ता और ब्रह्मपुत्र या दिहांग के बीच का एरिया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं। पूर्वांचल की पहाड़ी, पूर्वांचल की पहाड़ी जो है वो क्या है, इसको कवर कर लेते हैं, फिर हम आपका प्रश्न लेने के लिए आएंगे। यहाँ पर क्या है कि नामचा बारबा पिक है, नामचा बारबा, जैसे कि पहले भी आपको बताया है। ये नामचा बारबा पिक के पास क्या है कि ब्रह्मपुत्र नदी एक महाखड्ड का निर्माण करती है, जिसको दिहांग गॉर्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, दिहांग गॉर्ज या महाखड्ड। ये बिल्कुल इस तरीके के सेब वाली घाटी होती है, सबसे खरे डाल वाली घाटी होती है, तो ये बनाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि हिमालय जो है दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है, इस तरीके से ये दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है। तो नामचा बारबा के पास हिमालय का जो दक्षिण की ओर मुड़ना है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्वांचल की पहाड़ी कहते हैं, जो भारत और म्यांमार की सीमा पर एक तरीके से बाउंड्री बनाती है। ये कई छोटे छोटे पहाड़ी का क्षेत्र है, अवसादी चट्टानों से बना हुआ है, और इसमें कई सारे जो है माउंटेन रेंज है। इसमें एक है सबसे पहले अरुणाचल में, जिसको हम लोग कहते हैं पटकाई श्रेणी, पटकाई बुम है, फिर नागा की पहाड़ी है, फिर मणिपुर की पहाड़ी है, फिर मिजो या लुसाई की पहाड़ी है। तो ये कई छोटे छोटे पहाड़ियों का समूह है। और ये जो छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इसमें सबसे पहले कौन सी पहाड़ी हो जाएगी, पटकाई बुम, पटकाई
ये है पटकाई बुम, ये अरुणाचल में हो जाएगा। पटकाई बुम के दक्षिण में आ जाएंगे तो यहाँ पर एक है नागा की पहाड़ी, नागालैंड में हो जाएगा नागा की पहाड़ी। फिर ये हो जाएगी मणिपुर की पहाड़ी, यहाँ पर मणिपुर में अवस्थित है मणिपुर की पहाड़ी। और इसको हम लोग कहते हैं मिजो या लुसाई की पहाड़ी, मिजोरम में है। इसको कहते हैं मिजो या लुसाई की पहाड़ी, लुसाई जनजाति का क्षेत्र है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं इसे मिजो या लुसाई की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। तो ये हिमालय का दक्षिणतम विस्तार माना जाता है एक तरीके से। और हिमालय यही नहीं बल्कि अंडमान निकोबार द्वीप जो होगा वो भी बेसिकली सबमर्जित माउंटेन और पिक के रूप में माना जाता है कि ये दक्षिणी विस्तार है। तो ये पूर्वांचल की पहाड़ी है, पटकाई बुम, नागा की पहाड़ी, मणिपुर की पहाड़ी, मिजो या लुसाई की पहाड़ी। तो यहाँ तक जो आपको बताए हैं वो सभी का क्लियर है। 3 सेक्शन अध्ययन क्या है, एक भारत का ऑल ओवर जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है जो 6 भागों में बटी हुई है वो है नामचा बारबा ग्रेटर हिमालय का माउंटेन पीक है। बेसिकली लोकेशन उसका तिब्बती भूखंड में है, लेकिन यदि आपको भारतीय राज्य पूछे तो आप अरुणाचल टिक करेंगे। घाटी कैसे बनती है, ये बहुत वाजिब प्रश्न है आपका। घाटी जो बनती है ना वो आप ध्यान से देखो, जो बलित पर्वत होते हैं ना इसमें दबाव मूलक बल के प्रभाव से क्या होता है, अपनति और अभिनति का निर्माण होता है, ठीक ना, इस तरीके से। तो ये जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है ना इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपनति कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, अभिनति कहते हैं, अभिनति। ये जो अभिनति होता है बेसिकली यही क्या होता है, वैली का रीजन होता है, ये घाटी का रीजन होता है। फिर ये क्या कहलाएगा, अपनति कहलाता है। ये बलित पर्वत की खास विशेषता होती है क्योंकि ये मोटिव या कंप्रेसिव फोर्स से बनते हैं, तो इसमें बलन के द्वारा अपनति और अभिनति का निर्माण होता है। इंग्लिश में इसको एंटीक्लिंस कहते हैं और अपनति को एंटीक्लिंस और इसको सिंक्लिंस कहते हैं। क्लियर है, आओ अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो भारत का फिजिकल डिवीजन का एरिया है वो क्या हो जाएगा, मध्यवर्ती मैदान। तो मध्यवर्ती मैदान के आप पहले लोकेशन को जानो और फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ये है, ये जो ब्लू डॉटेड कलर से हम एरिया कवर कर रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, मध्यवर्ती मैदान कहते हैं या ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया के नाम से। ये इसके उत्तर में, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया के उत्तर का जो एरिया हो जाएगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये शिवालिक रेंज हो जाएगा, ये शिवालिक हो जाएगा, यहाँ पर शिवालिक। और इसके दक्षिण का जो एरिया हो जाएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेसिकली प्रायद्वीपीय भारत का है ये एरिया हो जाएगा। यहाँ पर ये कौन सा एरिया हो जाएगा, तो ये प्रायद्वीप हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत, ये है प्रायद्वीपीय भारत। और ये जो बीच में डॉटेड डॉटेड एरिया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया, नॉर्थ प्लेन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, या इसको हम लोग मध्यवर्ती मैदान के नाम से भी जानते हैं। परिचय, विस्तार, क्षेत्रफल, लंबाई, चौड़ाई, मैदान का वर्गीकरण, विभाजन दो तरीके से है, एक लंबनत विभाजन है और दूसरा क्या है, प्रादेशिक विभाजन के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पर देखो, आप ध्यान से समझो कि ये जो हो जाएगा ये शिवालिक रेंज है, ये शिवालिक है। तो मध्यवर्ती मैदान जो है ना किसके किसके बीच है और क्या है वो आप ध्यान से देखो। मध्यवर्ती मैदान उत्तर में शिवालिक रेंज और दक्षिण में प्रायद्वीपीय भूखंड के बीच अवस्थित है।
और इसका विस्तार जो हो जाएगा पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में पंजाब तक हो जाएगा। पूर्व में असम से लेकर पश्चिम में पंजाब तक जो इसका विस्तार है, तो बेसिकली इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई भी लगभग 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है असमान है। पश्चिम पूर्व में असम के पास इस मैदान की चौड़ाई जो है ओनली 80 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम में इस मध्यवर्ती मैदान की जो चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर से भी अधिक है। पंजाब के मैदानों के पास इसकी चौड़ाई जो है वो 400 किलोमीटर से भी अधिक है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है ये असम में है, पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ एरिया में, संपूर्ण बिहार, संपूर्ण यूपी, एनसीआर, उत्तराखंड का दक्षिणी भाग, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्रों में इसका विस्तार हो जाएगा। ये जो मध्यवर्ती मैदान है इसका जो निर्माण हुआ है उस निर्माण प्रक्रिया के बारे में आप जान लो संक्षिप्त में। तो मध्यवर्ती मैदान का जो निर्माण हुआ है, विद्वान यह मानते हैं, हालांकि इस मैदान की उत्पत्ति पर कई सारे थ्योरी हैं, आपको थ्योरी पर नहीं जाना है, जीएस के हिसाब से संक्षिप्त में आपको जान लेना है। ऐसा माना जाता है कि हिमालय की उत्पत्ति के समय प्रायद्वीपीय प्लेट का जो अग्रवर्ती भाग था उसका क्या हुआ, अग्रवर्ती भाग कुछ नीचे धंस गया, उसका सबडक्शन हुआ, उससे एक सेज की उत्पत्ति हुई, झोल कहते हैं उसको, एक झोल की उत्पत्ति हुई। और उस झोल में हिमालय से जो निकलने वाली नदियां हैं और प्रायद्वीप की वो नदी जो यमुना और गंगा के सहायक के रूप में प्रवाहित होते हैं, उन नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट अवसाद के निक्षेपण से यह मैदान बना हुआ है। बेसिकली हिमालय से जो भी नदी मैदानों की ओर प्रवाहित होती है उसमें 3 नदी सिस्टम है और उसी 3 नदी सिस्टम के नाम पर इस मैदान का भी क्लासिफिकेशन किया गया। 3 नदी सिस्टम कौन है, तो एक सिंधु और उसकी सहायक नदी है, पश्चिम में, मध्य में गंगा और उसकी सहायक नदी है और पूर्व में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी है। तो संक्षिप्त में हम ये कह सकते हैं कि मध्यवर्ती मैदान का निर्माण सिंधु और उसकी सहायक नदी, गंगा और उसकी सहायक नदी, चाहे वो हिमालयन हो या पेनिनसुलर हो, और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए सेडिमेंट अवसाद के निक्षेपण से इस मैदान की उत्पत्ति हुई है। और प्रोसेस थोड़ा सा और पीछे जाना है, कैसे आपको बताया, ऐसा मानते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति के समय प्रायद्वीपीय जो प्लेट है या इंडियन प्लेट है इसके फॉरवर्ड पार्ट पर नीचे धंसा, जिससे एक सेज की उत्पत्ति हुई, झोल की उत्पत्ति हुई। उस झोल वाले क्षेत्र में क्या हुआ कि हिमालयन नदी और पेनिनसुलर रिवर जो यमुना और गंगा के सहायक के रूप में प्रवाहित होते हैं, जैसे सिंधु और उसकी सहायक नदी, गंगा और उसकी सहायक नदी, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद सेडिमेंट के निक्षेपण से इस मैदान की उत्पत्ति हुई है। अब इस मैदान का भी क्लासिफिकेशन 2 तरीके से, एक क्लासिफिकेशन है कि आप उत्तर से दक्षिण की ओर आओगे तो मैदान का प्रोफाइल कैसा है, और फिर आप पश्चिम से पूर्व की ओर जाओगे तो मैदान का प्रोफाइल कैसा है। तो जब आप उत्तर से दक्षिण आएंगे इसको मैदान का लंबनत प्रोफाइल कहेंगे, और जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे इसको मैदान का क्रॉस प्रोफाइल हम लोग कहते हैं। तो मैदान का जो विभाजन है वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा जिसको हम लोग कहते हैं मैदान की लंबनत योजना। क्या कहेंगे, मैदान की लंबनत योजना। और दूसरा जो हो जाएगा मैदान का क्या हो जाएगा, प्रादेशिक योजना हो जाएगा, प्रादेशिक योजना। तो मैदान का जो प्रादेशिक योजना है ये 3 नदी के नाम पर ही हो जाएगा, 3 तरीके का मैदान हो जाएगा। एक हो जाएगा सिंधु एवं उसकी सहायक नदी का मैदान, सिंधु एवं उसकी सहायक नदी का मैदान, बेसिकली इसको पंजाब का मैदान भी कहते हैं, सहायक नदी का मैदान। इस एनसीईआरटी के हिसाब से इसे हम लोग पंजाब का मैदान भी कहते हैं, जिसका मैक्सिमम
विस्तार पाकिस्तान में है और कुछ विस्तार भारत में है। दूसरा हो जाएगा गंगा एवं उसकी सहायक नदी का मैदान, गंगा एवं उसकी उसकी सहायक नदी का मैदान मध्य में हो जाएगा, सहायक नदी का मैदान हो जाएगा। और तीसरा जो पूर्व में हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदी का मैदान एवं उसकी सहायक नदी का मैदान। इसको और जब हम लोग बड़े छोटे तौर पर क्लासिफिकेशन करते हैं तो और जाएगा, जो आप 11th क्लास के एनसीईआरटी में जब जाएंगे तब उसके बारे में आपको बताएंगे। लंबनत योजना में इस मैदान को 4 प्रदेश में रखा गया, जिसमें एक है भावर का मैदान। सबसे उत्तर का जो मैदान है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भावर का मैदान, द प्लेन ऑफ भावर। दूसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं तराई का मैदान, द प्लेन ऑफ तराई, तराई का मैदान कहते हैं। फिर तीसरा जो है उसको हम लोग कहते हैं बांगर का मैदान, द प्लेन ऑफ बांगर, इसको क्या कहते हैं, बांगर का मैदान। और चौथा जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, द प्लेन ऑफ खादर, इसको कहते हैं खादर का मैदान। ये मैदान का लंबनत योजना है, अर्थात जब आप उत्तर से दक्षिण की ओर आएंगे, शिवालिक से चलकर दक्षिण की ओर प्रायद्वीपीय भारत की ओर जाएंगे तो फिर आपको सबसे पहले भावर का मैदान मिलेगा, फिर तराई का मैदान, फिर बांगर, फिर खादर मिलेगा। बड़े तौर पर जाएंगे तो डेल्टा का भी मैदान होगा। और प्रादेशिक वर्गीकरण में पश्चिम में सिंधु और उसकी सहायक नदी का मैदान, इसको पंजाब का मैदान भी कहते हैं। दूसरा है गंगा और उसकी सहायक नदी का मैदान मध्य में, और तीसरा है ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी का मैदान। जो लंबनत योजना आपको मैदान का बताए हैं उसको यदि आप यहाँ पर संक्षिप्त में देखना चाहेंगे तो ये शिवालिक रीजन है। आप भी इस डायग्राम को बनाने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। ये कौन सा रीजन हो जाएगा, ये शिवालिक रीजन है, ये शिवालिक का एरिया हो जाएगा, ठीक है। इस शिवालिक के दक्षिण में आ जाएंगे तो एक नैरो बेल्ट का मैदान हमें मिलता है, इसको हम लोग भावर का मैदान कहेंगे। इसके दक्षिण में आएंगे तो एक और मैदान मिलेगा जिसको तराई असम में भी होगा, यहाँ पर चूंकि स्पेस कम है। फिर ये बांगर और ये जो एरिया हो जाएगा इसको हम लोग खादर का मैदान कहते हैं। तो ये जो एरिया हो जाएगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये शिवालिक है। शिवालिक के आगे बढ़ेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं, ये हो जाएगा भावर का मैदान, भावर का मैदान। ये हो जाएगा जिसको हम लोग कहेंगे तराई का मैदान, तराई का मैदान हो जाएगा। फिर इसको हम लोग कहेंगे बांगर का मैदान, बांगर मैदान। और फिर इसको हम लोग कहेंगे खादर का मैदान, कहेंगे खादर का मैदान। इस तरीके से ये इसका लंबनत योजना हो जाएगा। ग्रीन कलर वाला जो हो जाएगा ये बता रहा है बेसिकली, ये जो है भावर प्लेन को व्यक्त कर रहा है। ये जो एरिया है इसको भावर का मैदान कहेंगे। भावर मैदान के दक्षिण में जब आप आएंगे तो ब्लू कलर का जो डॉटेड एरिया है ये तराई को व्यक्त कर रहा है। फिर रेड कलर का जो एरिया है जो क्रॉस लाइन के माध्यम से दिखाया जा रहा है ये बांगर का एरिया है। और जो ब्लैक कलर के माध्यम से दिखाया जा रहा है इस तरीके से ये आपका हो जाएगा खादर का एरिया। हालांकि खादर असम में भी है, थोड़ा सा स्पेस की कमी के कारण मैं आपको बता दूंगा आगे। तो इस तरीके से जब हम लोग उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं तो मध्यवर्ती मैदान के 4 प्रदेश मिलते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, भावर का मैदान। भावर के मैदान की जो विशेषता है, पहला जो है वो कौन सा है, भावर का मैदान है।
तो जो भावर का मैदान है इसकी पहली विशेषता है, आप ध्यान से सुनेंगे, ये शिवालिक के दक्षिण में है, इसलिए इसको हम लोग गिरिपद का मैदान कहते हैं। भावर को गिरिपद का मैदान, गिरि मीन्स पर्वत और पद मीन्स पैर, यानी वह मैदान जो पर्वत के पैर के पास से शुरू हो जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, भावर कहते हैं। दूसरा क्या है, इस भावर मैदान की जो चौड़ाई है लगभग आप मान के चले 8 से लेके 15 किलोमीटर तक की चौड़ाई है, और ये जो है पश्चिम में पंजाब से लेके पूर्व में असम तक आपको मिलता है। भावर का जो मैदान है शिवालिक रिवर के मोटे सेडिमेंट से बना हुआ है, कांगला मेरोट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कंकर, बजरी, इस तरीके से चीजों से बना हुआ है, इसलिए ये एक प्लेन मैदान नहीं है। और यही रीजन है कि भाबर प्रदेश में छोटी छोटी सरिताएं डिसएपियर्ड हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, और केवल गंगा और यमुना जैसी बड़ी सरिताएं ही यहाँ पर दिखाई देती है। और सघन वन से आच्छादित क्षेत्र है, इसलिए ये कृषि के उपयोगी नहीं है। भाबर मैदान के जब आप दक्षिण में आते हैं तो दूसरा जो मैदान है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तराई का मैदान कहते हैं। ये तराई जो है पश्चिम में पंजाब से शुरू होकर पूर्व में जो है ये एक तरीके से महानंदा रिवर तक मिलती है। कुछ एरिया में ये एब्सेंट है, यहाँ पर सिक्किम और पश्चिम बंगाल के एरिया में एब्सेंट है ये, और फिर आपको असम में जाकर मिलेगा। तराई जो है एक तरीके से क्या है कि प्लेन मैदान है, ढाल इसका कम है, और ये क्या है कि उपजाऊ मृदा है। इस क्षेत्र में क्या है कि हिमालयन नदियों के बारीक सेडिमेंट से बने हुए यानी पतले अवसाद से बने हुए हैं। ढाल कम होने के कारण वो रिवर, प्लेन मैदान होने के कारण वो रिवर जो भाबर प्रदेश में डिसएपियर्ड हो जाती है, तराई में फिर से क्या होता है, प्रकट होता है। और यहाँ पर प्लेन एरिया है तो नदी मियांड्रिंग का निर्माण करती है, इसलिए इस क्षेत्र में कई सारा ऑक्सबो लेक, गोखुर झील आपको मिलेगा। दलदल भूमि का क्षेत्र है, लेकिन कृषि के दृष्टिकोण से ये काफी उपयोगी है। और जो बांगर है, एक लाइन में समझेंगे कि नदी के पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं, नदी के पुराने जलोढ़ को हम लोग क्या कहते हैं, बांगर या भांगर कहते हैं। ओल्ड कोलिवियम ऑफ द रिवर इज कॉल्ड बांगर, जो मध्यवर्ती मैदान के पश्चिमी भागों में मेनली मिलता है। और खादर का मैदान जो है ये नदी के जो नवीन जलोढ़ होते हैं उसको हम लोग खादर कहते हैं। नदी के नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं, जो बेसिकली इस मैदान के उत्तर पूर्वी भागों में हमें मिलता है। असम में, बिहार में, बंगाल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये हमें मिलता है। और जो बांगर या भांगर है ये पंजाब, एनसीआर, इन सब के क्षेत्रों में, हरियाणा में ये आपको मिलेगा, और दोनों ही कृषि के लिए उपयोगी है। खासकर तराई का जो क्षेत्र है इसमें कंकर युक्त संरचनाएं मृदा की मिलती है, जिसको कांकर के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना था। ये इस मैदान का क्या है, लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हैं तो मिलता है। और इसलिए ये मैदान नॉर्मली मोनोटोनस माना जाता है, यानी एक रूप है, लेकिन एक रूप नहीं है, क्योंकि इस मैदान में जो कहीं पर चौर, कहीं पर मन, कहीं पर टाल, कहीं पर जल्ला, कहीं पर भूर क्षेत्र, और फिर भाबर, तराई, बांगर, खादर इसके मोनोटोनसनेस को क्या करता है, ब्रेक कर देता है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण हो जाएगा, तो जैसे आपको पहले ही बताया था कि बड़े तौर पर आप देखोगे तो ये जो पाकिस्तान का एरिया यहाँ पर हो जाएगा, और ये 3 प्रमुख रिवर सिस्टम जो है ये हो जाएगा। यहाँ से सिंधु नदी, तो सिंधु और उसकी सहायक नदी के द्वारा ये बना, ये चेनाब, ये झेलम, ये राबी, फिर सतलज, और यहाँ पर ब्यास। तो ये एरिया जो हो जाएगा सिंधु और उसकी सहायक नदी के मैदान का हो जाएगा। यहाँ से जो है सो गंगा नदी, गंगा की सहायक के रूप में पीछे से यमुना, फिर कई सारी नदियाँ जो होती है इधर से, बीच में गंगा और उसकी सहायक नदी का मैदान, और इधर से ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदी का मैदान जो असम में मेनली हो जाएगा। इसमें जो पश्चिम में पंजाब का मैदान है, यहाँ पर हमें कई दोआब मिलते हैं। क्या मिलते हैं, कई दोआब मिलते हैं। दोआब जो होती है
वो दो नदियों के मध्य की भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। दो नदियों के मध्य की भूमि को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। ये है। तो इस क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान के सभी एरिया को मिलाकर कम से कम 5 दोआब का निर्माण होता है। यदि आप बड़े तौर पर दोआब क्षेत्र को देखना चाहोगे तो आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। ये झेलम हो जाएगी, ये चेनाब, ये राबी, यहाँ से ब्यास, यहाँ से सतलज, और ये हो जाएगा ब्यास। यानी कि ये सिंधु नदी है, सिंधु। ये हो जाएगा झेलम, ये चेनाब, इसको कहेंगे रावी, ये है ब्यास, और ये जो नदी है इसको हम लोग कहते हैं सतलज। तो ब्यास और सतलज के बीच का जो भूखंड है ना, इसको हम लोग कहते हैं बिस्त दोआब कहते हैं। जैसे पहले भी आपको बताया, दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। ब्यास और रावी के बीच का जो भूभाग है इसको बारी दोआब कहते हैं, बारी दोआब। रावी और चेनाब के बीच का जो भाग है इसको रचना दोआब कहते हैं। हा, कितना अच्छा नाम है, रचना दोआब। चेनाब और झेलम के बीच का जो भाग है इसको चाज दोआब के नाम से जाना जाता है। और सिंधु और सतलज के बीच का जो पूरा भूभाग है इसको सिंध सागर दोआब के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है नदी का दोआब है। तो यहाँ तक सभी का क्लियर है। मध्यवर्ती मैदान के बारे में आपको बताया, एक बार फिर से आप देख लीजिए कि मध्यवर्ती मैदान में आपने क्या क्या अध्ययन किया है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों ने मध्यवर्ती मैदान का इंट्रोडक्शन लिया, फिर इसके उत्पत्ति प्रक्रिया को जाना, फिर यहाँ पर हम लोगों ने मध्यवर्ती मैदान का वर्गीकरण किया। दो तरीके से इसकी योजना है, एक लंबनत योजना है, दूसरी कौन सी है, प्रादेशिक। लंबनत योजना में क्या है और प्रादेशिक योजना में, लंबनत योजना का ये डायग्राम, इसका डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने पढ़ा। प्रादेशिक योजना में ये सिंधु और उसके सहायक नदी के मैदान का क्षेत्र, ये गंगा और उसके सहायक नदी के मैदान का क्षेत्र, इधर ब्रह्मपुत्र और उसके सहायक नदी के मैदान। सिंधु और उसके सहायक नदी के मैदान के क्षेत्र में कई दोआब मिलते हैं। दोआब हम लोग किसको कहते हैं, दो नदियों के मध्य जो अवस्थित भूमि होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। तो इसमें ब्यास और सतलज के बीच बिस्त दोआब, ब्यास और रावी के बीच बारी दोआब, रावी और चेनाब के बीच रचना दोआब, चेनाब और झेलम के बीच चाज दोआब, और सिंधु और सतलज सबको काउंट कर लेंगे तो सिंधु और सतलज के बीच का जो भूखंड है इसको हम लोग सिंध सागर दोआब के नाम से जानते हैं। क्लियर है सभी का? कोई डॉट तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर। क्लियर है सभी का? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। क्लियर है सभी का? तो आज के क्लास को यहीं एंड करूंगा। कल प्रायद्वीपीय भारत के रूप में हम लोग क्लास करेंगे। कल यहाँ से चर्चा होगा, कल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद है। मिलेंगे कल आपसे।